महेश दास का भाग्य। जब महेश दास बड़े हुए तो उन्होंने बचा कर रखी थी। उसके साथ राजकीय अंगूठी ली तथा अपनी मां से विदा लेकर बादशाह की राजधानी फतेहपुर सीकरी की तरफ चल दिए। राजधानी में पहुंचकर महेश दास आश्चर्यचकित रह गए। बाजारों की चकाचौंध व रौनक जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। बाजारों में बिकते रंग बिरंगे वस्त्र, गहने, उनसे बनी टोपियां देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बड़े बड़े ऊंट, पानी बेचने वालों की आवाजें, जादूगरों द्वारा जुटाई गई भीड़, मंदिरों से आती आवाजें सब उसे आकर्षित कर रही थी। लेकिन महेश अपनी यात्रा के मकसद को बिना भूले महल की तरफ चल दिया। महल के द्वार पर की गई सुंदर नक्काशी को देखकर महेश को लगा कि यह बादशाह के महल का प्रवेश द्वार है, लेकिन वह तो शाही दरबार का बाहरी छोर था। महेश जब महल के द्वार पर पहुंचा तो द्वारपाल ने उसका रास्ता रोकते हुए पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैं बादशाह सलामत से मिलने आया हूँ, महेश ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। द्वारपाल ने कहा, मूर्ख, तुम क्या सोचते हो कि बादशाह अकबर को केवल यही कार्य रह गया है कि वो हर किसी के साथ मुलाकात करते रहे। उसने महेश को वहाँ से लौट जाने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही महेश ने अकबर की दी हुई शाही अंगूठी निकाली, सैनिक चुप हो गया और दूसरे सैनिक ने राजसी मोहर को पहचान लिया। ये देखकर उसने महेश को अंदर जाने की आज्ञा दी, पर वह उसे ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहता था। उसने तब महेश से कहा कि तुम एक शर्त पर अंदर जा सकते हो, तुम्हें बादशाह से जो भी मिलेगा तुम मुझे उसका आधा दोगे। महेश ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, और वह वहाँ से चला गया। महेश उस सैनिक को सबक सीखना चाहता था ताकि वह फिर भ्रष्ट कार्य न करे। महेश राजकीय बगीचों से होता हुआ, जहाँ ठंडे पानी के फव्वारे थे, पूरी हवा में गुलाब की महक थी, ठंडी हवा बह रही थी, एक आलीशान भवन तक पहुँचा जहाँ पर सभी दरबारी महंगे वस्त्र पहने हुए थे। उन सबको देखकर महेश दंग रह गया। अंत में उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी जो एक ऊंचे आसन पर बैठा था, जो कि सोने से बना हुआ था और उस पर हीरे मोती जड़े थे। उसे देखकर महेश को समझते देर नहीं लगी कि यही अकबर है। महेश सभी दरबारियों को पीछे धकेलता हुआ बादशाह के तक जा पहुंचा और बोला, थे बादशाह, आपकी शान में कभी कोई कमी न आए। अकबर मुस्कुराए और बोले, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? महेश बोला, मैं यहाँ आपके बुलाने पर आया हूँ। और यह कहते हुए उसने वह अंगूठी बादशाह को वापस कर दी जो कुछ साल पहले बादशाह ने उसे दी थी। अकबर ने हंसते हुए महेश का स्वागत किया और पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम्हें क्या दे सकता हूँ? दरबारी उस अजीब से दिखने वाले व्यक्ति को देखकर हैरान थे कि आखिर यह कौन है जिसे बादशाह इतना सम्मान दे रहे हैं। महेश ने कुछ पल सोचा और कहा, आप मुझे 100 कोड़े मारने की सजा दीजिए। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अचरज से बोले, क्या कहते हो? तुमने तो कुछ गलत नहीं किया जिसके लिए तुम्हें 100 कोड़े दिए जाएं। क्या बादशाह सलामत मेरी दिल की इच्छा को पूरा करने के वायदे से पीछे हट रहे हैं? नहीं, एक राजा कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता। अकबर ने बड़े हिचकिचाते हुए सैनिक को आदेश दिया कि महेश को 100 कोड़े लगाए जाएं। महेश ने अपनी पीठ पर हर कोड़े का वार बिना किसी आवाज के सहन किया। जैसे ही 50वां कोड़ा महेश की पीठ पर पड़ा, वह एकदम अलग कूदकर चिल्लाया, रुको। तब अकबर भी हैरान होते हुए बोले, अब तुम्हें समझ आया कि तुम कितने पागल हो। नहीं जहांपनाह, मैं जब महल में आपको देखने आना चाहता था तब मुझे महल के अंदर आने की आज्ञा इसी शर्त पर मिली थी कि मुझे आपसे जो भी मिलेगा उसका आधा उस सेवक को दिया जाएगा। इसलिए कृपा करके बाकी के कोड़े उसे लगाए जाएं। पूरा दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज उठा, जिनमें अकबर की हंसी सबसे ऊंची थी। इसी के साथ उस सैनिक को दरबार में आकर अपनी घूस लेने की आज्ञा दी गई। अकबर ने महेश से कहा, तुम अब भी इतने ही बहादुर हो जितने पहले थे, लेकिन तुम पहले से भी चालाक हो गए हो। मैं इतने प्रयत्नों के बावजूद भी अपने दरबार से भ्रष्टाचार नहीं हटा सका, लेकिन तुम्हारी छोटी सी चालाकी से लालची दरबारियों को सबक मिल गया। इसलिए आज से मैं तुम्हें बीरबल के नाम से पुकारूंगा और तुम दरबार में मेरे साथ बैठोगे और हर बात में मुझे सलाह दोगे।